वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, साइंस के PYQ सीरीज़ और प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज़ में आपका स्वागत है। जितने भी UPPSC के करेंगे उसका ये 5वां लेक्चर है। ठीक है, हम लोग 200 सवाल कर चुके हैं, ज्योग्राफी भी कर रहे हैं, करंट अफेयर्स भी कर रहे हैं, साइंस की लिस्टिंग भी, बहुत सारी चीज़ें आपको मैं रिवीजन करा रहा हूँ। तो लगातार प्लीज़ रिवीजन करते रहिए क्योंकि एग्ज़ाम अब बहुत करीब है आपके। और टेस्ट नहीं लगाएं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज़ चल रही है हमारे ऐप में भी, या इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके लेके एकदम सेक्शन वाइज टेस्ट भी, फुल लेंथ टेस्ट की ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं हम लोग, है ना, जो सबमर्ज ऑब्जेक्ट होते हैं डूबे हुए, तो सोनार का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सोनार का प्रयोग करते हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। सोनार में हम उपयोग करते हैं क्या भैया, कौन सी वेव्स का इस्तेमाल करा जाता है सोनार में? तो सोनार में कौन सी वेव यूज़ करते हैं हम? अल्ट्रासोनिक वेव यूज़ करते हैं। देखिए क्या होता है, जैसे ऊपर सोनार होता है, जब किसी भी सबमरीन वगैरह में नीचे कोई ऑब्जेक्ट डूबा है तो ये क्या करता है, एक अल्ट्रासोनिक वेव भेजता है जो टकरा के ऑब्जेक्ट से वापस आती है, जिससे ऑब्स्टिकल कितना दूर है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ये पता लग जाता है। अगला कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ विंड इज मेजर्ड बाय, वायु की गति निम्नलिखित में किसके द्वारा मापी जाती है? ठीक, तो किसके द्वारा मापी जाती है वायु की गति? तो वायु की गति मापता है एनीमोमीटर, है ना। एनीमोमीटर वायु की गति मापता है, और जो विंड वेन होता है वायु का डायरेक्शन मेजर करता है ना, कि दिशा क्या है उसकी। ठीक है, बोरोमीटर एयर प्रेशर मापता है, एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह सकते हो। और हाइड्रोमीटर जो है वो रिलेटिव डेंसिटी जो होती है उसको देखता है ना, रिलेटिव डेंसिटी लिक्विड की। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? एनीमोमीटर विंड स्पीड, अमीटर इलेक्ट्रिक करंट, टैकोमीटर प्रेशर डिफरेंस, और पायरोमीटर हाई टेम्परेचर। तो यहाँ पे बहुत ही आसान था। टैकोमीटर जो है ये गलत हो जाएगा। टैकोमीटर मेजर करता है क्या? रोटेशनल स्पीड किसी भी चीज़ की, रोटेशनल स्पीड या घूर्णन गति कह सकते हो आप। और वहीं प्रेशर डिफरेंस कौन मेजर करेगा? मैनोमीटर। कौन मेजर करता है? मैनोमीटर। ठीक है, तो याद रखना इसको। पायरोमीटर इज यूज टू मेजर, पायरोमीटर क्या भाई मापता है, किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर जो है ये हाई टेम्परेचर जो होता है ना उसको मेजर करता है, पायरोमीटर, है ना, जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर्स होते हैं उनको। निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए करते हैं? तो बताया ना, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर को मेजर करना है आपको, तो आप पायरोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? पायरोमीटर का। विच टाइप ऑफ वैक्सीन प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिप्थीरिया, किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है? तो डिप्थीरिया से बचाने वाला टीका है आपका कौन सा इनमें से? टॉक्सॉइड। कौन सा है? टॉक्सॉइड टाइप का टीका। फिर कह रहा है द थर्मोमीटर विच यूज टू मेजर 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मापना है तो आप कौन से थर्मोमीटर का इस्तेमाल करेंगे भाई? तो इसके लिए आप कौन सा करेंगे? टोटल रेडिएशन पायरोमीटर, है ना। तो बताया ना, ज़्यादा टेम्परेचर मेजर करना होगा तो आप पायरोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। किसका? पायरोमीटर का। फिर कह रहा है पायरोहीलियोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसे नापने के लिए किया जाता है? पायरोहीलियोमीटर, तो ये और ज़्यादा खतरनाक हो गया, और ज़्यादा टेम्परेचर, सोलर रेडिएशन के लिए, है ना, सोलर रेडिएशन को मेजर करते हैं पायरोहीलियोमीटर से। चलो इसके बाद कह रहा है मैनोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? तो मैनोमीटर के द्वारा अभी मैंने ऊपर आपको बताया ना, क्या नापते हैं? प्रेशर ऑफ गैस, है ना, प्रेशर डिफरेंस मापते हैं, प्रेशर ऑफ गैस। एयर प्रेशर तो हम लोग भैया बैरोमीटर से नाप लेते हैं, और प्रेशर ऑफ गैस हम लोग देख लेते हैं मैनोमीटर से। ठीक है, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए अभी बताया बैरोमीटर को, है ना, और प्रेशर ऑफ गैस मेजर करना है तो मैनोमीटर का इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये आपकी सारी डिवाइसेस देखिए लर्न हो जा रही हैं। ठीक है, अगला है रिलेटिव ह्यूमिडिटीज मेजर, जो वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता है वो कैसे मापी जाती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी को? तो इसको मापते हैं हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, मैनो या पोटेंशियोमीटर। तो देखो हाइड्रोमीटर अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि ये रिलेटिव डेंसिटी बताता है किसी भी लिक्विड की, है ना, और हाइग्रोमीटर जो है ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी बताएगा, है ना, ह्यूमिडिटी की बात करेगा, आर्द्रता की, तो हाइग्रोमीटर बताएगा। ठीक है, मैनोमीटर अभी बताया गैस का जो प्रेशर होता है उसको बताता है। लैक्टोमीटर दूध की प्योरिटी बताता है, प्योरिटी ऑफ मिल्क क्या है? प्योरिटी ऑफ मिल्क। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट अ नोबल गैस, इनमें से कौन एक नोबल गैस नहीं है, यानी अक्री गैस? आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन या एक्टीनियम। तो यही हो गया, सिंपल सा सवाल था ये तो काफ़ी।
इसके बाद इसको आपको मेज़र करना है, स्टेथोस्कोप है, स्फिग्मोमैनोमीटर है और कैरेट मीटर है, लक्स मीटर है। कुछ नहीं पता होगा, स्टेथोस्कोप तो पता ही होगा, जो डॉक्टर कान में ऐसे आला लगा के घूमा करते हैं ना, तो ये तो आप सभी को पता होगा। स्फिग्मोमैनोमीटर भी पता होगा आपको। तो इसी से ही शुरुआत कर लेते हैं। आइए, तो स्टेथोस्कोप क्या है भैया? हृदय की ध्वनि सुनने के लिए जो यूज़ करते हैं। ए में 3 कहाँ दिख रहा है? ए में 3 दिख रहा है, सी में, तो आंसर सी हो गया, सिंपल सा। एक भी याद होगा तो काम हो जाता है। स्फिग्मोमैनोमीटर जो होता है ये रक्तचाप या ब्लड प्रेशर नापता है, रक्तचाप या ब्लड प्रेशर। और कैरेट मीटर जो है ये भाई गोल्ड कैरेट में होता है, तो गोल्ड की प्योरिटी नापेगा। लक्स मीटर की बात करें, प्रकाश की तीव्रता नापता है, मेजर इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, चलिए। रक्त दाब मापने के लिए यानी ब्लड प्रेशर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर, बहुत ही आसान है। फिर कह रहा प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं, तो प्रकाश की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट अभी बताया, हम लोग लक्स मीटर लेते हैं। क्या लेते हैं? लक्स मीटर का इस्तेमाल करते हैं। एनीमोमीटर, मैंने अभी आपको बताया था एनीमोमीटर के बारे में कि विंड की स्पीड नापता है। ये क्या नापता है एनीमोमीटर? विंड की स्पीड। अल्टीमीटर हाइट मेज़र करता है, अल्टीट्यूड होता है ना, तो हाइट मेज़र करता है। कैलोरीमीटर कैलोरी देखेगा, सिंपल। रडार इज यूज्ड फॉर, रडार क्यों यूज़ करते हैं भाई? ये तो बच्चे को पता होगा। रडार क्यों यूज़ करते हैं? रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, है ना। क्या करता है? डिटरमाइनिंग द प्रेजेंस एंड लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेडियो वेव। रेडियो वेव छोड़ते हैं, प्लेन कहाँ पे उससे टकरा के ये गति बताता है, मतलब कहाँ पे है वो। ठीक है। फिर रिक्टर पैमाना, यानी जो रिक्टर स्केल इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। रिक्टर स्केल किस लिए इस्तेमाल करते हैं? क्या मेज़र करता है ये? वेलोसिटी यानी ध्वनि की गति, प्रकाश की तीव्रता, भूकंप लहरों का आयाम या इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो रिक्टर स्केल जो है यही एम्पलीट्यूड देखता है ऑफ सीस्मिक वेव, यानी भूकंपी लहरों का आयाम देखता है कि इंटेंसिटी क्या है उसकी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक? तो अभी बताया ना, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक क्या बताता है भाई? सीस्मोग्राफ का यूज़ करते हैं हम लोग, है ना। किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन होता है? सीस्मोग्राफ के द्वारा, यानी 219A। मैच करनी है, 220 में मैचिंग करनी है आपको। अर्थक्वेक हाइट, इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस। तो हाइट अभी बताया आपको, अल्टीमीटर हो जाएगी। ऊंचाई क्या है? अल्टीमीटर हो जाएगी, यानी बी का 3 तो सभी जगह है, तो यहाँ तो कुछ नहीं काम बनेगा। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, डी का 4 1 में दिख रहा है, ये हो जाएगा। अर्थक्वेक सीस्मोग्राफ और इलेक्ट्रिक करंट अमीटर। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। फिर से मैचिंग करनी है। एनीमोमीटर, सीस्मोग्राफ, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर। तो एनीमोमीटर अभी मैंने बताया विंड वेलोसिटी नापता है, ठीक, विंड वेलोसिटी हो गया। सीस्मोग्राफ की बात करें, अर्थक्वेक को देखता है। और बैरोग्राफ की बात करें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या बैरोमीटर। हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी। तो 221 का डी हो जाएगा। इसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना होगा। मैनोमीटर प्रेशर ऑफ गैस मापता है, तो प्रेशर। और कार्ब्यूरेटर की बात करें, इंटरनल कंबंशन इंजन यानी आंतरिक दहन इंजन। कार्डियोग्राफ हार्ट मूवमेंट यानी हृदय गति। सीस्मोमीटर कर्वेचर ऑफ सरफेस। ठीक है, तो सही बताना है कौन सा नहीं है। तो सीस्मोमीटर अभी बताया ना, जो भूकंप की वेव्स होती है ना, सीस्मिक वेव, उनको देखता है ये। A man is standing on a sensitive balance if he inhale deeply. The reading of balance यानी एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है और गहरी सांस अंदर की ओर ले रहा है, तो तराजू की रीडिंग जो है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? तराजू की रीडिंग पे, मतलब आप तराजू पे खड़े हो, ठीक, और बहुत गहरी सांस अंदर ले लो, तो आपका वजन जो है ना उसमें कम दिखाएगा। क्या होगा? कम दिखाएगा आपका वजन। ठीक है, ये कर सकते हो आप जाके कि भैया मेरा वजन कम है। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ वॉशिंग मशीन। जो वॉशिंग मशीन है वो किस सिद्धांत पर काम करती है? तो ये बचपन में आपने स्कूल में पढ़ा होगा, NCERT में। सेंट्रीफ्यूगेशन या आप केंद्रण, है ना, ऐसे ऐसे घूमती है वॉशिंग मशीन। हो मक्खन बनाते हैं जो आप ना, वो भी सब इसी पे काम करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी? इनमें से कौन सदिश राशि है? तो एक होती है वेक्टर, एक आपको पता है स्केलर, है ना। तो इनमें से वेक्टर यानी सदिश कौन है और स्केलर कौन है? बता दूं, वेक्टर में क्या होता है? डायरेक्शन भी होता है और आपका परिणाम यानी परिमाण, मैग्नीट्यूड भी होता है ना। यानी हिंदी में बोलें तो दिशा भी होती है प्लस परिमाण भी होता है। किसमें? वेक्टर क्वांटिटी में। जैसे वेलोसिटी क्या है भाई? वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैं बोल दूं भाई 100 किलोमीटर की रफ्तार से उत्तर की दिशा में दौड़ रहा है, तो डायरेक्शन भी है और आपकी इस परिमाण भी दिया हुआ है, तो वेलोसिटी। स्पीड की बात करें तो जैसे स्पीड क्या है? सिर्फ परिमाण होता है कि 60 किलोमीटर पर आवर, कोई इसमें डायरेक्शन नहीं है।
टाइम है, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है ये आपकी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है। बाकी ये सारी जो है स्केलर क्वांटिटी है। फिर कह रहा है इन विंड पावर विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा स्वरूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो कौन सा स्वरूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। विंड पावर में कौन सी एनर्जी कन्वर्ट होती है? काइनेटिक एनर्जी। अब एनर्जी कंजर्वेशन है हीट टू इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक टू साउंड, मास टू हीट, केमिकल टू हीट, यानी ऊष्मा से विद्युत, विद्युत से ध्वनि, द्रव्यमान से ऊष्मा और गर्मी और प्रकाश के लिए। तो ये आपको मैं करा चुका हूँ लिस्टिंग के थ्रू, तो आसानी से आप कर सकते हो। देखो ट्राई करो, हल्का फुल्का पढ़ने की कोशिश करो। जैसे ऊष्मा को विद्युत में कौन कन्वर्ट करता है? हीट को इलेक्ट्रिक में। तो ये सोलर सेल होगा कि नहीं भाई, धूप मिलेगी तो बिजली बना देगा। और बिजली से साउंड किस में बजेगा? लाउड स्पीकर में बज जाएगा। बिजली से साउंड किस में बच जाएगा? लाउड स्पीकर में बच जाएगा। मास से हीट जनरेट होती है न्यूक्लियर रिएक्टर में भाई। और केमिकल टू हीट एंड लाइट, है ना, यानी गर्मी और प्रकाश के लिए भैया फ्यूल कंबंशन यूज़ करेंगे, कार ब्रेकिंग थोड़ी यूज़ करेंगे, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इट इज़ डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द आइस देन ऑन द रोड। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है। तो ये देखो मैंने कल ही लिस्टिंग में ये कराया था, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ में मुश्किल क्यों होता है भाई? आइस इज़ हार्डर देन रोड, यानी बर्फ सड़क से सख्त है। रोड इज़ हार्डर देन आइस, सड़क बर्फ से सख्त है। या आइस डज नॉट ऑफर एनी रिएक्शन व्हेन वी पुश इट विथ आवर फुट, यानी जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ़ कोई प्रतिक्रिया नहीं करती। और बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो ये साइंटिफिक रीज़न है। आइस में जो होता है फ्रिक्शन कम होता है, इसलिए चलना मुश्किल होता है। निम्न कथन पर तथा उससे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार कीजिए तथा बताइए कौन सा सही है। यानी भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। यानी कह रहा है इन स्टार्टिंग अ लोडेड कार्ट वन हैज़ टू पुश हार्डर देन टू कीप इट मूविंग। ऐसा क्यों है भाई? क्योंकि किसी चलायमान वस्तु का भार कम होता है, या प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं, या एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है, या अभ्यास से निपुणता प्राप्त होती। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। यह बहुत ईजी है साइंटिफिक रीज़न कि फ्रिक्शन कम होता है ना, एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम हो जाता है इसलिए। सी वीड्स आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ, जो समुद्री शैवाल हैं वो किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं? समुद्री शैवाल, तो ये किसके होते हैं? आयोडीन के अच्छे स्रोत हैं। किसके अच्छे स्रोत हैं? आयोडीन के। एक ही द्रव्यमान के दो शरीरों की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है, उनके वेगों का अनुपात क्या होगा? यानी जो रेशियो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू बॉडीज, ठीक, 4:9 रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी। देखो बहुत आसान है, काइनेटिक एनर्जी है ना, यानी K1 मान लो 4 है और K2 9 है, ठीक, यानी K1 फॉर्मूला क्या होगा? हाफ m1 v1 स्क्वायर। K2 क्या हो जाएगा? हाफ m v2 स्क्वायर, क्योंकि मास सेम है भाई, तो m को m ही रखो, दोनों डिवाइड कर दो रेशियो में, ये कट गया। K1 कितना है? 4, K2 है 9, v1 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर। ये कि 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, तो 2:3 हो गया, है ना, सिंपल सा, है ना। तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 232 त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है भाई? त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र इनमें से बताना है। देखिए सबसे पहले तो v = u + 80 न्यूटन की फर्स्ट मोशन की इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, तो निकाल लो भाई। v यहीं रहेगा, u इधर आया, माइनस हो गया, 80 ऐसे ही हो गया। अब t डिवाइड में आ गया, यानी v - u/t हो गया a, तो v - u/t a हो गया आंसर। एस्ट्रोनॉट इन स्पेस कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट बिकॉज, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्यों? जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो निर्वात में सीधे क्यों नहीं खड़े रह सकते? क्योंकि भैया ग्रेविटी नहीं है, गुरुत्व नहीं होता है, इसलिए। इसके बाद कह रहा है इफ एन एप्पल रिलीज फ्रॉम एन ऑर्बिटिंग स्पेसशिप इट विल, यानी अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है उससे एक सेब छोड़ दो तो क्या होगा? पृथ्वी की ओर गिरेगा, कम गति से गतिवान होगा, या अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा, या अधिक गति से गतिवान होगा? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो तो बता लेंगे क्या होगा। तो देखिए अगर आप कोई भी ऑर्बिट कर रहा है स्पेस क्राफ्ट, मतलब उस पर छोड़ोगे तो जैसे स्पेस में घूम रहा है स्पेस क्राफ्ट वैसे ही घूमेगा, तो सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। लीनिंग टावर ऑफ पीसा डज नॉट फॉल बिकॉज, जो पीसा की झुकी हुई मीनार है वो गिरती क्यों नहीं है, कह रहा है क्या कारण है उसका? तो ऑप्शन देखो, बहुत आराम से बता सकते हो। इट इज स्ट्रैप एट टॉप, यानी वह शीर्ष भाग में पतली है। इट कवर अ लार्ज बेस एरिया, यानी वह बड़े तल क्षेत्रफल को आच्छादित करती है। गुरुत्वाकर्षण केंद्र जो है निम्नतम स्थिति में है।
गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन जो है वो तल के अंदर रहती है, यानी वर्टिकल लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ वाटर फॉल विद इन इट्स बेस। तो ये सही है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, जैसे मान लीजिए ये किताब है, आप उसको ऐसे कोने से हाथ में उठाओ तो वो गिर जाएगी, बीच से उठाओगे हाथ में उठा लो, क्योंकि सारा भार जो है वो केंद्रित है सेंटर ऑफ ग्रेविटी में होता है। इसलिए किसी भी ऑब्जेक्ट को जेसीबी देखते हो ना, जहाँ से उठाती है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से उठाती है, गिरे ना जिससे। अगला, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी हो जाए, पृथ्वी और सूर्य की दूरी को डबल कर दें, तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो क्या हो जाएगा। तो ये मैंने कल आपकी साइंस की लिस्टिंग में बताया था, 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स एज लार्ज या 1/4, तो 1/4 हो जाएगा, है ना। तो साइंस की लिस्टिंग जो मैं करा रहा हूँ उसको करिए, सवाल उनमें से और इनमें से मिला के पूरे हो जाएंगे आपके, कहीं से कुछ नहीं बचेगा। अगर आलस करोगे तो कुछ नहीं होगा। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होता है, यानी 2 बॉल्स हैं ऑफ आयरन एंड वुड ऑफ सेम वेट ड्रॉ फ्रॉम द सेम हाइट, तो क्या होगा भाई, दे रीच ग्राउंड एट द सेम टाइम, वन फॉल फर्स्ट अनदर फॉल लेटर, वुडन बॉल फॉल फर्स्ट, दे रीच ग्राउंड आफ्टर द सम गैप। बताइए भैया। तो देखिए, लकड़ी की गेंद जो है वो बाद में गिरी, क्यों, क्योंकि हमने हवा में उछाला है ना। हवा में उछालेंगे तो लोहे का जो है वो रेजिस्टेंस एयर लगा नहीं पाएगा, उतना तेजी से गिरेगा। लकड़ी वाला थोड़ा कम गिरेगा, क्योंकि इसमें क्या है, एयर भी तो अपोजिट फोर्स लगाएगी, है ना। अगर एयर में ना होता तो दोनों साथ गिरते। तो ये याद रखिएगा। फिर कह रहा वेट ऑफ बॉडी इज मैक्सिमम एट, यह भी मैंने आपको बताया था कि ध्रुवों पर जो है वो वेट क्या होता है, भार क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। कहाँ पे, ध्रुवों पर, यानी पोल्स पे, है ना। तो मैक्सिमम एट पोल्स। लिस्टिंग प्लीज़ फॉलो करो, बहुत ज़रूरी लिस्टिंग मैंने कराई फिजिक्स केमिस्ट्री की। बायो अब शुरू होगी, फिजिक्स केमिस्ट्री खत्म हो गई है। एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किस में होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम वेट ऑफ बॉडी। हवा में, वाटर में, हाइड्रोजन में, नाइट्रोजन में ना। किसी भी पिंड का सबसे ज़्यादा भार किस में होगा इनमें से, तो हाइड्रोजन में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम वेट ऑफ बॉडी, तो हाइड्रोजन। मानव शरीर का भार होता है, द वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी, अभी बताया ना, सबसे ज़्यादा पोल्स पे ही होता है। कहाँ पे होता है, पोल्स पे। अब मैचिंग करनी, इसमें सही सुमेलित करना है। रेडियम, पेनिसिलिन, एक्सरे और स्मॉल पॉक्स, किसने किसकी खोज की है, खोजकर्ताओं पे बेस सवाल है। तो रेडियम की खोज करने वाले हैं कौन, मैडम क्यूरी है, मैडम क्यूरी। पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एक्सरे की WC रॉन्गटन। स्मॉल पॉक्स एडवर्ड जेनर। स्मॉल पॉक्स कौन है, एडवर्ड जेनर। तो यानी ए हो जाएगा ऑप्शन, सिंपल सा। फिर कह रहा है पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूमती है, इस तेज को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं। यानी अर्थ ट्रेवल इन इट्स ऑर्बिट एट अ स्पीड ऑफ 4400 किलोमीटर पर आवर, वाई डू वी नॉट फील इट। इतनी तेज तेज घूमने के बावजूद पृथ्वी के आकार की अपेक्षा में हम बहुत छोटे हैं। अपने कक्षा में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य है। संपूर्ण सूर्यमंडल भी चलायमान है, यह पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण निरंतर हमें पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता है। तो ग्रेविटी ऑफ अर्थ जो है कॉन्स्टेंटली हमें क्या करती है, पुल करती है टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर। तो ये सही हो जाएंगे ना, ग्रेविटी कहाँ, अर्थ सेंटर की तरफ पुल करती है। तो साइंटिफिक रीज़न है वो अपने आप पता चल जाता कौन सा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अर्थ का सडनली डिसअपियर हो जाए, विच आर ऑफ द फॉलोइंग विल बी करेक्ट कॉन्सिक्वेंस। पढ़िए भैया, वस्तु का भार शून्य होगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। द्रव्यमान शून्य हो जाएगा, भार वही रहेगा। भार द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे और वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो सही उत्तर क्या होगा इसका। तो भाई देखिए बहुत ही आसान, वेट तो वही रहेगा, मैंने बताया ना, सॉरी वेट 0 हो जाएगा अगर ग्रेविटी नहीं है। मास तो दुनिया के कोई कहीं भी चले जाओ पूरे ब्रह्मांड में मास कभी नहीं बदलता है ना। वेट जो है बदलता रहता है, तो वेट 0 हो जाएगा, मास में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलो आगे देख लेते हैं। सैटेलाइट इज केप्ट मूविंग इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में घूमता रहता है, यह होने का कारण क्या है। कोई भी उपग्रह सैटेलाइट जो है ऑर्बिट में घूमती रहती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स या सम अदर फोर्स। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स या अभिकेंद्रीय बल। फिर कह रहा है अ जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट कंटिन्यूअसली एक्टिव इन इट्स ऑर्बिट ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है। तो ये अभिकेंद्र बल कहाँ से प्राप्त होता है। उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, सूर्य द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, या उपग्रह द्वारा पृथ्वी पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से।
तो आसान है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, समझ लीजिए आप पेपर में बैठे हैं, ये सवाल आया है। तो आप देखो कोई भी सैटेलाइट कह रहा है निरंतर गति कर रही है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको कौन देगा भाई? सिंपल सी बात है कि वही सैटेलाइट देगी, है ना, बाय द अर्थ। सैटेलाइट में जो मिल रहा है अर्थ से मिल रहा है, यानी पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है, यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट कैन बी ट्रेस्ड डिस्टिंक्टली फ्रॉम द अर्थ। कैसे? डॉपलर इफेक्ट से, रडार से, सोनार से या पल्सर से। तो ये हम किसके द्वारा कर सकते हैं? इसको हम करते हैं डॉपलर इफेक्ट द्वारा। किसके द्वारा? डॉपलर इफेक्ट द्वारा, ठीक है। फिर कह रहा है अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है ना? सैटेलाइट जो है रिवॉल्व कर रही है अर्थ के अराउंड, किस वजह से? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी और लैक ऑफ देयर या एनी अदर फोर्स। तो अभी बताया था हम लोगों ने, अब केंद्रीय बल या सेंट्रीपिटल फोर्स। अगला प्रश्न कह रहा है इफ अ पर्सन सिटिंग ऑन लिफ्ट देन व्हेन विल ही फील दैट हिज वेट गेट इंक्रीज, यानी किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब ज़्यादा मालूम पड़ेगा? तो लिफ्ट में हो, आप ऊपर जा रहे हो तब भार ज़्यादा लगेगा या नीचे आने भार ज़्यादा लगता है? तो देखो जब आप ऊपर जा रहे हो, व्हेन द लिफ्ट गोइंग अपवर्ड एक्सपीडिशली, यानी जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही होगी तो भार अधिक महसूस होगा आपको, है ना, और नीचे आ रही होगी तो भार कम महसूस होगा। तो याद रखिएगा इसको। अगला है वाई डू पेंडुलम क्लॉक यूजली लूज टाइम इन समर, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती? क्या कारण होता है जो गर्मियों में वो सुस्त हो जाती हैं? ड्यू टू लॉन्गर डेज इन समर, गर्मियों में दिन लंबे होते हैं। कुंडली में घर्षण होता है यानी फ्रिक्शन होता है। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है या वेट ऑफ पेंडुलम चेंज इन समर। तो आसान शब्दों में जो देखिए गर्मियों में लोलक क्या होता है? एक्सपैंड करता है ना, तो लंबाई बढ़ जाती है इसलिए, है ना। लेंथ ऑफ पेंडुलम जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। चलिए अगला सवाल है देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून बिकॉज, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? क्यों एटमॉस्फेयर नहीं है भैया? इट इज़ नियर टू द अर्थ, it receives light from the sun, it revolve around the earth, yet the escape velocity of gas molecule on it is less than the root mean square velocity of air, यानी इस पर गैस अणुओं का जो पलायन वेग है उनके वर्ग मध्य मूल वर्ग वेग से कम होता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इलीट लैंग्वेज कौन सी लग रही है? ये लग रही है, यही आंसर है कि जो स्केप वेलोसिटी है, स्केप वेलोसिटी क्या होती है? वो वेलोसिटी जिसमें कोई ऑब्जेक्ट अगर घूमे तो स्पेस से बाहर चला जाता है, जैसे पृथ्वी की स्पेस वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, तो ये होता है उसका कारण। चलिए अगला सवाल देखते हैं। द रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल बिकॉज, वर्षा की जो बूंदें वो गोलाकार होती हैं, क्यों भाई? तो ये भी मैंने आपको साइंस के लिस्टिंग में कराया था अभी, अगर आपको याद हो। क्यों होती है? क्योंकि वाटर हैज सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की वजह से। किसकी वजह से? पृष्ठ तनाव की वजह से। तेल जल के तल पर फैल जाता है, क्यों? पानी में तेल डालो फैल जाएगा, क्यों? ऑयल इज डेंसर देन वाटर या ऑयल इज लेस डेंसर देन वाटर, या सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज मोर देन वाटर, सरफेस टेंशन इज लेस देन वाटर। तो क्या इसका सही उत्तर होना चाहिए? क्योंकि जो तेल का पृष्ठ तनाव है पानी से कम है, सरफेस टेंशन जो ऑयल का है वो वाटर से क्या है? कम है, ठीक है। सरफेस टेंशन क्या है? वाटर से कम है, इसलिए वो ऊपर तैरता रहता है। अगला कह रहा है प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? ये भी मैंने आपको कल लिस्टिंग में कराया था कि साबुन के अंदर का जो बुलबुले का दाब है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या होता है? ज़्यादा होता है। क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, ठीक है। फिर कह रहा है हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकल जाती है, वाइल ट्रेवलिंग बाय प्लेन द इंक ऑफ पेन स्टार्ट टू कम आउट, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, कल लिस्टिंग में हम लोगों ने करा था। प्रेशर कम होने की वजह से ये होता है, प्रेशर बढ़ने की वजह से होता है? तो ये प्रेशर कम होने की वजह से होता है ना, एयर प्रेशर कम हो रहा है क्योंकि आप हाइट पे जा रहे हो, तो एयर प्रेशर कम होने की वजह से। सडन फॉल इन बैरोमीटर रीडिंग इंडिकेट दैट द वेदर विल बी, यानी बैरोमीटर रीडिंग में अचानक गिरावट आ गई तो ये क्या बताएगा? मौसम कैसा होने वाला है? तो मौसम होने वाला है तूफानी, स्ट्रॉमी, है ना। अगर बैरोमीटर की रीडिंग जो है अचानक गिरने लगती है तो यानी तूफानी मौसम होने वाला है। इसके बाद शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्यों भाई? है ना, देखते हो ना ऊपर बर्फ जम गई फिर भी जलीय जंतु जीवित क्यों रहते हैं? क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है ना, ये आपको याद रखना है ना। पानी का जो हाई डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। और आपने एक एनामोलस वाटर एक्सपेंशन पढ़ा होगा, एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, यानी पानी जो होता है वो औरों से विभिन्न तरीके से एक्ट करता है गर्म करने पे। चलो फिलहाल डी आंसर होगा। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती हैं, क्यों? फिश आर वार्म ब्लडेड,
फिश हाइबरनेट इन आइस, वाटर नियर द बॉटम डज नॉट फ्रीज, आइस इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। क्योंकि भाई देखिए झील की तली पर जल नहीं जमता है ना, ऊपर ही तो जमता है 4 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी होने के कारण, नीचे नहीं जमता है। किसी पदार्थ की मात्रा बढ़ने से कोई परिवर्तन नहीं होता, किसमें? इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डज नॉट चेंज, अमाउंट बढ़ाने पे क्या नहीं बदलता? वॉल्यूम, वेट, मास या डेंसिटी, किसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है? देखिए डेंसिटी में किसी भी तरीका का परिवर्तन नहीं होता है ना। अगर आप अमाउंट ऑफ मतलब जो इंक्रीज कर रहे हो आप अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो वॉल्यूम बढ़ेगी, वेट बढ़ेगी, मास, डेंसिटी में कोई परिवर्तन नहीं बढ़ेगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला देखते हैं। जल का अधिकतम घनत्व होता है मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर, जो 4 डिग्री सेल्सियस पे मैंने बताई थी ना, मैक्सिमम डेंसिटी वाटर की क्या होती है? यहाँ सेल्सियस तो है नहीं, केल्विन है, तो 4 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं? 273 ऐड कर देते हैं, तो 4 ऐड कर दो, सिंपल। ठीक, 270 हो जाएगा। फिर कह रहा है लोहे की कीलें पारे पर क्यों तैरती हैं जबकि वह पानी में डूब जाती हैं? भाई है ना, आयरन निडल फ्लोट करती है मरकरी में, पानी में डूब जाती हैं। क्यों? क्योंकि भाई कारण क्या है इसका, अच्छे से पढ़ो इसको। लोहे के पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होना, लोहे का भार पानी से अधिक पारे से कम होना, लोहे का घनत्व पानी से अधिक पारे से कम होना, पारा पानी से भारी होता है। तो सिंपल आंसर ये है कि आयरन इज ग्रेटर डेंसिटी देन वाटर, पानी से ज़्यादा डेंसिटी है इसलिए वो डूब गया, मरकरी से कम डेंसिटी इसलिए वो तैर रहा है। सिंपल सा आंसर सी हो गया, है ना। मुर्दा देखते हो ना, तैरता है, जिंदा आदमी डूब जाता है। क्यों? क्योंकि जिंदा आदमी की डेंसिटी ज़्यादा है, वो डूब गया। मुर्दा की डेंसिटी बची नहीं, बेचारा ख़त्म है, उसको सब चूस चुका सरकार, मतलब लोग, ज़माना, सोसाइटी, है ना। एक कहावत नहीं कहते हैं कि ये जो रो रहे हैं मेरे जनाजे पे, अगर मैं उठ जाऊं तो ये मुझे जीने नहीं देंगे, है ना। तो वही बात है। अगला सवाल कह रहा है आयरन निडल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर ड्यू टू, लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरने का कारण क्या है भाई? तो इसका कारण है सरफेस टेंशन। क्या है? सरफेस टेंशन। ठीक है, क्योंकि सरफेस टेंशन होता क्या है? सरफेस टेंशन एक टेंडेंसी होती है वाटर मॉलिक्यूल की, जो क्या कहती है, मिनिमम सरफेस एरिया पॉसिबल जो होता है उसको लेती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। When lifting a bucket of water from a well, we will feel that the bucket, यानी जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर आप खींचो तो हमें क्या महसूस होगा? आपको क्या लगेगा? पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है बाल्टी। जब ऊपर लाओगे ना, पानी में डूबी तो हल्की, जैसे ऊपर लाओगे भारी है। पानी की सतह से ऊपर हल्की हो गई है, पानी से बाहर आकर स्थिरता खो बैठी है, पानी से बाहर आकर उसके द्रव्यमान में वृद्धि हो गई है। तो ये बहुत सिंपल सा सवाल है कि भाई भारी हो गई है सरफेस ऑफ वाटर, अंदर क्या थी? हल्की लग रही थी, सरफेस टेंशन की वजह से भारी लग रही है। 200 ग्राम ऑफ वाटर इज फिल्ड इन वेटलेस बलून, इट वेट इन वाटर विल बी, है ना। अब पानी मतलब 200 ग्राम का पानी वाला बलून है, अब उसको पानी में डाल दो तो कितना हो जाएगा भाई? 0 हो जाएगा भाई, नील हो गया, नील बटे सन्नाटा, है ना। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला है वाइल फ्लोटिंग इन अ सी व्हाट पार्ट ऑफ एन आइसबर्ग इज अबव द सरफेस ऑफ सी, है ना। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है ना। कितना सतह से ऊपर है और कितना अंदर होता है ये बताना आपको। तो 1/10, ठीक है, 1/10 जो होता है वो ऊपर होता है, बाकी 90% तो समझो अंदर ही रहता है। चलिए अगला देख लेते हैं। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है, व्हेन अ शिप एंटर सी फ्रॉम अ रिवर, तो क्या होगा? वो कुछ ऊपर उठेगा, कुछ नीचे जाएगा, या उसी सतह पर रहेगा, वह समुद्र की तली में डूब जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? देखिए वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा ना, जैसे ही वो क्या होगा, नदी से मतलब एंटर करेगा, सी फ्रॉम रिवर, नदी से जैसे ही समुद्र में आएगा ऊपर उठ जाएगा। क्यों? डेंसिटी की वजह से, है ना। इसकी डेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी। फ्रेश वाटर है मतलब रिवर, इसलिए। व्हेन अ शिप एंटर सी फ्रॉम रिवर इट राइजेस लिटिल, तो अभी बताएं, हाँ बिल्कुल सही है भाई। क्यों? क्योंकि डेंसिटी जो है सी वाटर की इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ रिवर वाटर। बिल्कुल सही है, यही कारण है ना, सी वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है और इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान प्रसार क्या होता है? वेवलेंथ एक्सटेंशन ऑफ विजिबल लाइट। तो विजिबल लाइट जो होती है उसका वेवलेंथ क्या होता है? बिटवीन 390 टू 780 न्यूटन, मतलब नैनोमीटर। ठीक है, एनएम 390 से 780 होती है। ह्यूमन आइज इज मोस्ट सेंसिटिव टू विजिबल लाइट ऑफ वेवलेंथ। तो मानव आँख दृश्य प्रकाश की किस तरंग दैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है? तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, येलोइश ग्रीन के लिए। अब आपको इसकी वेवलेंथ अगर नहीं पता है तो नहीं बता पाओगे। येलोइश ग्रीन वेवलेंथ हो जाएगी 55,000 मतलब 5500 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अगला देख लेते हैं। कह रहा है लाइट अपीयर टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन बिकॉज, प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता। क्यों?
क्योंकि ये छोटे कणों से बना होता है। प्रकाश का वेग बहुत अधिक होता है। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा होता है। यह प्रकाश अपने चारों ओर से परिवर्तित होता है। तो क्या मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए इसका? क्योंकि देखिए जो वेवलेंथ होती है लाइट की इज़ वेरी स्मॉल, है ना। प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो बहुत छोटा होता है, इसलिए वो सीधी रेखा में आता दिखता है हमको, ठीक है। वेवलेंथ ऑफ लाइट इज़ वेरी स्मॉल। अगला देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट वेलोसिटी। अब कॉस्मिक किरण, प्रकाश, इलेक्ट्रॉन और सुपरसोनिक वेव। भाई बहुत ही आसान है, ये तो सिंपल सा है। लाइट की जो वेलोसिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज़ सबसे ज़्यादा। भाई अब देखो ना, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, मतलब लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, तो बहुत ही होती है अपने आप में, 3 × 10⁸ है ना, कह सकते हो आप। तो याद रखना इसको, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड या 3 लाख किलोमीटर कह देना। अगला है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इनमें से डायमंड, वाटर, वैक्यूम या हाइड्रोजन। प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा किस में होगा? तो प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा होगा निर्वात में, है ना, वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होता है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में कितना समय लगता है? लाइट फ्रॉम द सन रीच अर्थ इन अबाउट, समझ लीजिए 8 मिनट में। इतनी दूर है सूर्य, फिर भी 8 मिनट में पूरी लाइट पहुंच जाती है, 8 मिनट में। When light passes from one medium to another medium, which one of the following does not change? यानी जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है इनमें से? तो इंटेंसिटी, वेलोसिटी, वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी। तो आवृत्ति जो होती है ये परिवर्तित नहीं होती है ना, एक मीडियम से दूसरे में भी जाएगा, फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, इंटेंसिटी कम हो जाएगी, वेलोसिटी में भी फ़र्क पड़ेगा अगर रेयर से डेंसर में जा रहा है, वेवलेंथ भी कम होगी, फ्रीक्वेंसी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरण में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी कन्वर्जन टेक प्लेस इन कैरिंग आउट द फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कौन सी एनर्जी किस में परिवर्तित होती है? तो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में ना, लाइट टू केमिकल। चलो अगला देख लेते हैं, द गैस यूज्ड इन इमर्जन ट्यूब फॉर लाइटिंग, डेकोरेशन एंड एडवर्टीजमेंट। यानी प्रकाश, सजावट और विज्ञापन के लिए जो विसर्जन नलिकाएं हैं उनमें से कौन सी गैस यूज़ करते हैं? तो ये भी मैंने लिस्टिंग में अभी आपको साइंस की बताया था, नियॉन गैस का इस्तेमाल करा जाता है, नियॉन, ठीक है। फिर अब प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है, ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो ऑप्टिकल फाइबर किस पे काम करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल सिल्क। निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन सा है? इसमें से जो प्राकृतिक रेशम का घटक है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन या फॉस्फोरस। तो नेचुरल सिल्क का कॉन्स्टिट्यूएंट है नाइट्रोजन। कौन है? नाइट्रोजन। फिर कह रहा है तंतु प्रकाशिकीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर काम करता है, यानी जो फाइबर ऑप्टिक्स है बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और प्रकाशिकी तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है। प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त है। भारत में प्रकाशिक तंतु के निर्माण में रिलायंस समूह सन्नद्ध है। तो इसका सही जो उत्तर है वो क्या होगा? 1, 2, 3 सही हो जाएगा ना, कि फाइबर ऑप्टिक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करते हैं, कम्युनिकेशन में यूज़ होते हैं, कम्युनिकेशन फ्री रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते हैं। एक एंडोस्कोप है भाई, एंडोस्कोप क्या है भाई? सिंपल माइक्रोस्कोप टाइप ऑफ कैमरा या नैरो टेलीस्कोप, यानी संकीर्ण सूक्ष्मदर्शी कैमरे का प्रकार या सरल सूक्ष्मदर्शी। तो ये है भाई आपका बहुत ही आसान, इनमें से कुछ नहीं, क्योंकि एंडोस्कोपी आपने कराई होगी, है ना। ये क्या करते हैं, एक मेडिकल डिवाइस होती है ना, जो इंस्ट्रूमेंट है, लाइट और लेंस, मतलब कैमरा वगैरह लेके बॉडी के अंदर जो चीज़ें उनको एब्जॉर्ब करती है, डाल के देखते हैं ना, एंडोस्कोपी करते हैं, कहाँ पे कौन से ऑब्जेक्ट कैसे खराब है या क्या क्या प्रॉब्लम है ना, ह्यूमन बॉडी की आंतरिक जाँच करती है, इंस्ट्रूमेंट है एक। मृगमृच्छिका का कारण क्या है? मिरज का कारण क्या है भाई? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो यही होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। इसके बाद कह रहे हैं ह्यूमन हार्ट इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी चैम्बर्स। मानव हृदय में कितने चैम्बर्स होते हैं? तो ये सभी को पता है, 4 चैम्बर होते हैं, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, क्यों? अ श्रेडेड डायमंड शाइन विद ट्विंकलिंग। तो भाई बहुत ही आसान है, हज़ारों बार कर लिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू टेक 3 डायमेंशनल पिक्चर। तो 3 डायमेंशनल पिक्चर अगर आपको लेनी है तो आप इस्तेमाल करेंगे होलोग्राफी का,
किसका? होलोग्राफी। इसके बाद कह रहा है दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते। टेलीविजन सिग्नल कैन नॉट बी रिसीव बियॉन्ड अ सर्टेन डिस्टेंस बिकॉज सिग्नल वीक हो जाते हैं, एंटीना कमज़ोर हो जाता है, एयर एब्जॉर्ब कर लेती है सिग्नल, या सरफेस ऑफ अर्थ इज कर्व, है ना। तो यही कारण होता है। पृथ्वी की सतह वक्राकार, उसकी ज़्यादा दूरी होने पर सिग्नल जो होते हैं वो लॉस होने लगते हैं। तो 284 का डी हो जाएगा ना, क्योंकि सरफेस जो है वो कर्व्ड है। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है द टेक्निक यूज टू ट्रांसमिट ऑडियो सिग्नल इन टेलीविजन ब्रॉडकास्ट। तो ऑडियो सिग्नल जो भेजा जाता है उस तकनीक को क्या बोलते हैं? तो वो तकनीक होती है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। क्या होती है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, आवृत्ति मॉड्यूलन। इसके बाद द इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना इज, दृष्टि पटल पर जो चित्र बनता है वो क्या है भाई? दृष्टि पटल पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा होता है, वह उल्टा होता है ना, यानी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बट इन्वर्टेड। दृष्टि पटल पर जो चित्र बनता है ऑब्जेक्ट से क्या होता है? छोटा होता है और उल्टा होता है। ठीक है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधा देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटकों में से किस एक के कारण होता है? यानी डायरेक्ट व्यूइंग ऑफ सन ड्यूरिंग टोटल सोलर इक्लिप्स कॉज इरिवर्सिबल डैमेज टू आइज। द रेटिनल बर्न इज कॉज बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पोनेंट ऑफ सन रेज। ये किसकी वजह से हो जाता है हमारी आंखों में? तो इसका सही उत्तर है यूवी रेज, है ना, अल्ट्रावायलेट प्रकाश की वजह से। कलर ऑफ द स्टार इज एन इंडिकेशन ऑफ, यानी किसी तारे का रंग क्या बताता है? उसकी दूरी अर्थ से, टेम्परेचर उसका, ज्योति उसकी, या उसकी सूर्य से दूरी। तो उसका टेम्परेचर बताता है ना। तारे का क्या बताता है? टेम्परेचर बताता है। चलो अगला है द कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय, यानी प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसके द्वारा? तो प्रकाश का रंग निर्धारित होगा वेवलेंथ के द्वारा, है ना, तरंग दैर्घ्य के द्वारा, वेवलेंथ के द्वारा। अगला देख लेते हैं द लाइट विथ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला रंग कौन सा है? इनमें से सबसे कम जो वेवलेंथ है वो किसकी होती है? आपने प्रिज्म वाला बचपन में डायग्राम पढ़ा होगा, वी, है ना, फिर मतलब एक ही लाइट निकलती है, फिर से इधर बना देता हूँ, वी, है ना, फिर आई, बी, जी, वाई, ओ, आर पढ़ा होगा ना आपने। सबसे जो कम वेवलेंथ होती है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है, वॉयलेट की होती है, और सबसे ज़्यादा रेड की होती है। ठीक है, चलो, तो यानी वॉयलेट की सबसे कम होगी, बैंगनी की। अगला है क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने के कारण क्या है? सन एंड द मून अपीयर इलिप्टिकल नियर द हॉरिजन बिकॉज। तो क्या कारण होता है उसका? रिफ्रैक्शन, ऑप्टिकल इल्यूजन, इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण, या देयर एक्चुअल शेप। तो सिंपल कारण है अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन के कारण, है ना। रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब लाइट रे क्या होती है डिफरेंट डिफरेंट मीडियम से जाती है। अब ये धरती है, यहाँ आपको पता है बहुत सारी लेयर है, मतलब ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, और फिर आपका मीजोस्फेयर है ना। तो ऐसे क्या होती है डिफरेंट डिफरेंट एयर है यहाँ पे, डेंसिटी तो अलग अलग माध्यम से गुजरती है, इस कारण वजह से। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। फोटोसिंथेसिस इज डन फ्रॉम द इनविजिबल पार्ट ऑफ सनलाइट बाय सम। कौन करता है भाई? ट्री करती है, सिंपल सी चीज़, या फंजाई, या बैक्टीरिया, या मोल्ड। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बैक्टीरिया द्वारा, है ना। यानी सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग जो है उससे प्रकाश संश्लेषण कर लेती हैं बैक्टीरिया, है ना, कुछ बैक्टीरिया। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त करते हैं, क्यों भाई? रेड लाइट यूज़ करते हैं ट्रैफिक सिग्नल में। तो इट हैज़ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, सिंपल सी चीज़ है ना। और वॉयलेट का मैंने बताया ना सबसे कम वेवलेंथ, और लाल का सबसे ज़्यादा वेवलेंथ, यानी सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होती है। खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है। अब देखते हो ना डेंजर सिग्नल, क्यों? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम है। रेड कलर इज स्कैटर्ड द लीस्ट। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। स्कैटर्ड कम करता है क्योंकि वेवलेंथ ज़्यादा होती है ना, सबसे कम प्रकीर्णित होता है। रेड लाइट सिग्नल इज यूज एज डेंजर सिग्नल, क्योंकि अभी बताया ना इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, स्कैटर्ड लीस्ट। ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू, आकाश का नीला रंग इस कारण होता है, किस कारण होता है भाई? आकाश का नीला रंग स्कैटरिंग के कारण, है ना, लाइट की प्रकीर्णन के कारण। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज स्कैटर्ड बाय द बीटा सेल ऑफ इसलेट ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पेनक्रियाज। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है? तो यह होता है इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन। द जाइलम इन प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग, पौधों में जाइलम परिवहन के लिए
जिम्मेदार होता है कौन जाइलम परिवहन के लिए? वाटर होता है ना। जाइलम क्या करता है? वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है? वाटर, है ना। रेड कलर ऑफ सन एट सनसेट एंड सनराइज ड्यू टू, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होना क्या कारण होता है? तो इसके लिए सही उत्तर क्या होगा आपका? बहुत ही सिंपल, स्कैटरिंग, प्रकाश का प्रकीर्णन। चलो अंतिम सवाल देखते हैं आज का। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है भाई? ये बचपन में पढ़ा होगा आपने, काला। क्यों भाई? स्कैटरिंग और एटमॉस्फेयर वगैरह प्रेजेंट है नहीं, इसलिए। ठीक है, तो ब्लैक दिखाई देता है। देखिए आसान से टफ की तरफ चल रहे हैं हम लोग, इजी टू मॉडरेट टू टफ। अभी ऐसे बीच से भी सवाल मिलेंगे कि कौन 100 प्रश्नों में 10 ना आते हो आपको, है ना। तो इजी मॉडरेट टफ पूरे कर चल रहे हैं। साइंस की लिस्टिंग चल रही है, बस इतने ही को रिवाइज कर लो। साइंस में आप आराम से 70 से 80% सवाल सही कर सकते हो। ठीक है।